हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के साइंस की और चैप्टर 4 आपका यहाँ पर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, यानी परमाणु की संरचना पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, ठीक है ना, जिसमें आप लोग परमाणु के मॉडल यहाँ पर पढ़ रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ना शुरू किया था, जिसमें रदरफोर्ड ने क्या किया था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। बेसिकली मॉडल उन्होंने तब दिया जब उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल ली थी, ठीक है ना, और जिस पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट की और देन वहां पर उनको कुछ चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की, कुछ बातें उन्होंने ऑब्जर्व की, जिसमें क्या क्या था कि जब अल्फा पार्टिकल्स को डाला जाता है सोने की पन्नी पर तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल एज इट इज बाहर निकल जाते हैं बिना अपना मार्ग बदले हुए। जिस मार्ग से जा रहे थे उसी मार्ग में आगे बढ़ते हैं सोने की पन्नी को पार करते हुए। और दूसरा उन्होंने देखा कि बहुत कम कण ऐसे थे जो कि एक एंगल पर डिफ्लेक्ट होते हैं, बहुत स्मॉल एंगल पर। और साथ ही उन्होंने इससे कुछ निष्कर्ष निकाले, कंक्लूजन उन्होंने कुछ निकाले थे, ठीक है ना। सो इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल. His observations were a major fraction of the alpha particles bombarded towards the gold sheet passed through it without any deflection, and hence most of the space of the atom is empty. Okay, जिससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि जो एटम का अधिकांश भाग है वो कैसा है, खाली है। इसी वजह से क्या हो रहा है, उससे अल्फा पार्टिकल आपका इजीली पार हो जा रहे हैं, ठीक है ना। देन अब सोने की पन्नी की बात करें तो एक एटम तो है नहीं वहां पे तो बहुत सारे एटम है ना। उन्होंने बहुत पतली शीट बनाई, लेकिन तब भी उन्होंने कहा कि थिकनेस अराउंड 1000 एटम जो थिकनेस में होंगे, इस तरह से, या 10,000, उन्होंने इस तरह से अपनी जो शीट थी उसकी थिकनेस बताई थी, ठीक है ना। तो इतनी थिक थी, इतनी थिन बनाई थी, इतनी पतली बनाई थी, फिर भी उसमें हजारों में एटम्स थे वहां पर, ठीक है ना। Some of the alpha particles were deflected by the gold sheet by very small angles, and hence the positive charge in an atom is not uniformly distributed. तो जैसा थॉमसन ने बोला था, थॉमसन ने क्या बोला था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्फेयर पे आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या एक समान रूप से फैला हुआ है। ऐसा कुछ यहाँ पर रदरफोर्ड को देखने को नहीं मिला, क्योंकि जो कण जा रहे थे उनमें से बहुत कम डिफ्लेक्ट हो रहे थे। दैट मीन्स कि वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव पार्ट से टकरा करके आपका डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ओके, जिसका अर्थ उन्होंने क्या निकाला, द पॉजिटिव चार्ज इन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। उन्होंने क्या बोला कि बहुत छोटा आयतन रखते हैं वो पॉजिटिव चार्ज, पूरे गोले में नहीं है, एक स्थान पर है और बहुत छोटी जगह उन्होंने घेरी हुई है। ओके, चलिए नोट करिए इसे। तो मैंने क्या बताया, इसकी जो थिकनेस थी उसमें क्या थे, 1000 एटम आपके प्रेजेंट, ठीक है ना। पतली शीट की बात करें, उस शीट की, तो उस शीट की, ये शीट जो है उसकी जो थिकनेस होगी, मोटाई होगी, उसमें 1000 एटम थे। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया था, उसको पतला बनाया था। ओके, ये जो मॉडल है ना, इसके अलग अलग नाम से आता है। रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणुिक मॉडल भी आता है, रदरफोर्ड का एल्फा स्कैटरिंग आपका एक्सपेरिमेंट भी आता है, ठीक है। तो अलग अलग नाम से आपको मिल सकता है ये। चलिए लिखिए, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में उन्होंने क्या क्या बोला। सबसे पहली चीज जो ध्यान देने वाली है, क्या क्या यूज किया था उन्होंने, सोने की पन्नी, गोल्ड फॉइल, ठीक है, जिसकी मोटाई कितनी थी, 100 नैनोमीटर के आसपास थी, ठीक है ना, 100 नैनोमीटर थी, जिसका मतलब क्या है, 1000 एटम थे उसके, यानी कि 100 परमाणु थे उसके थिकनेस में, ठीक है ना। देन और क्या यूज किया था उन्होंने,
एक रेडियो एक्टिव स्रोत यूज किया था, ठीक है, किस लिए? अल्फा कणों के लिए, जिससे अल्फा कण वो निकाल सके। और एक उन्होंने फ्लोरिसेंट स्क्रीन यूज की थी, ठीक है। स्क्रीन यूज की थी, ठीक है, प्रतिदीप्तिशील, जो जिंक सल्फाइड से बनी थी। ठीक है, अब आगे आप लिख ही सकते हैं कि सोने की पन्नी पर ये रेडियो एक्टिव सोर्स जो है आपका, उससे अल्फा कण डाले गए थे और उसके साइड में उन्होंने क्या लगा रखी थी, जैसा आपने पहले इमेज में देखा, एक फ्लोरिसेंट स्क्रीन लगाई हुई थी। और वो फ्लोरिसेंट स्क्रीन अब क्या करेगी, आपका चमक उत्पन्न करेगी जब उस पर अल्फा पार्टिकल्स आपके टकराएंगे, ठीक है ना। अब ऑब्जर्वेशन क्या क्या निकले इससे, प्रेक्षण क्या क्या निकले, लिखिए। अधिकांश अल्फा कण, अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी, सोने की पन्नी बिना विक्षेपित हुए, सोने की पन्नी से बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए, ठीक है। बहुत कम अल्फा कण सूक्ष्म कोण पर विक्षेपित हुए, ठीक है ना। जिसका अर्थ उन्होंने क्या निकाला कि जो धनावेश है वो पूरे आपका गोले पर या परमाणु पर नहीं फैला हुआ है, या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एक समान रूप से वितरित वहां पर नहीं है, ठीक है ना। चलिए, और बहुत कम कण पन्नी से टकराकर उसी मार्ग पर वापिस आए, ठीक है। ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखी वहां पर, या वो ऑब्जर्व किया। अब जो उन्होंने ऑब्जर्व किया यहाँ पर, जो उन्होंने देखा प्रैक्टिकली होते हुए, उससे उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, यानी किस कंक्लूजन पर वो पहुंचे, उस पर बात करते हैं। पहली लाइन है, अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए। तो मैंने आपको कल एक तार की जाली वाला एग्जाम्पल दिया था कि तार की जाली में छिद्र हैं आपके, और उनसे छोटे आपके क्या है वहां पर, जो आपने कुछ कंकड़ या पत्थर लिए हुए हैं, उनका आकार उस जाली के छिद्रों से छोटा है। तो जब आप जाली को हिट करते हैं उनसे, तो क्या होगा, आपका छिद्रों को पार करके वो कंकड़ या जो भी आपके पेबल्स, स्टोन जो भी आपके पास है, वो आपके निकल जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ज्यादातर भाग अगर खाली है तो ज्यादातर जो कंकड़ है वो पास कर जाएंगे उसको। लेकिन वहीं पर दूसरा क्या है कि कुछ कुछ वो वायर से टकरा करके एक एंगल पर आपका विक्षेपित हो रहा है, और कुछ क्या हो रहा है, टकरा करके वापिस आ रहे हैं, ऐसा कुछ वहां पर हो रहा है। तो ज्यादातर भाग खाली होने की वजह से आपके जो रेज हैं, अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल्स, वो उस सोने की पन्नी से एज इट इज वैसे ही निकल जाते हैं। तो क्या निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है, खाली है।
ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या बोला कि बहुत कम अल्फा कण सूक्ष्म कोण पर विक्षेपित हो रहे हैं। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है ना। अल्फा कण भी आपका क्या है, धनावेश है, धनावेश धनावेश से टकराएगा तो वहां पर रिपल्सन होगा, आपको पता है। तो जब आपका अल्फा कण डाले गए और उसके बाद क्या होता है, बहुत, जैसे ये आपका कोई परमाणु है, परमाणु में एक बहुत कम जगह पर आपका क्या है ना, जो धनावेश है वो स्थित है। तो जब उसे अल्फा कण टकरा रहे हैं तो वो छोटे छोटे एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो धनावेश है वो बहुत कम स्थान घेरे हुए हैं। तीसरा उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या देखा, बहुत कम कण पन्नी से टकराकर उसी मार्ग पे, जिस मार्ग से वो गए उसी मार्ग पर लौटकर वापस आए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आपका धनावेश है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो कॉन्सेंट्रेट है एक ही जगह पर या बहुत कम स्थान को घेरे हुए, जिसको उन्होंने बाद में नाभिक भी नाम दिया। इसीलिए इसको रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणुविक मॉडल भी कहा जाता है। ओके, चलिए चलिए ऑब्जर्वेशन में और क्या था, वेरी फ्यू ऑफ द पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बैक, दैट इज ओनली अ फ्यू अल्फा पार्टिकल हैड 180 डिग्री एंगल of deflection, so the volume occupied by the positively charged particle in an atom is very small as compared to the total volume of an atom. यानी क्या समझ आता है, अगर हम किसी परमाणु को देखें, ठीक है ना, तो परमाणु की तुलना में वो जो धनावेश है वहां पर परमाणु का, वो बहुत कम जगह पर है। जैसे कि सपोज आपका ये परमाणु है, ठीक है ना, तो थॉमसन ने क्या बोला था, इस पूरे में धनावेश होगा, ठीक है ना। वो ऐसा नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि कहीं पर तो वो धनावेश बहुत छोटी जगह पर है, इसी वजह से जितना परमाणु का वॉल्यूम है उसकी तुलना में धनावेश का वॉल्यूम क्या है, बहुत कम है। इसका मतलब परमाणु जितना स्थान घेर रहा है उसकी तुलना में उसके धनावेश द्वारा घेरा गया स्थान बहुत कम होगा या छोटा होगा, ठीक है ना, अगर दोनों को कंपेयर करें। चलिए, तो कुछ इस प्रकार से आपका रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है। एंड देन Rutherford concluded the model of the atom from the alpha particle scattering experiment as there is a positively charged center in an atom called the nucleus. अब उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, पहली चीज उन्होंने बोली कि जो आपका धनावेश है वो बहुत कम जगह को घेरे हुए है ना, उस कम जगह को उन्होंने सेंटर बोला। क्या बोला, परमाणु में जो धनावेश है वो बहुत कम स्थान को घेरे हुए, ठीक है ना, और वो धनावेश कहाँ स्थित है, परमाणु के केंद्र में स्थित है, सेंटर में, और उसको उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया, यानी कि नाभिक नाम दिया। अभी तक नाभिक जैसा कुछ नहीं था वहां पे, है ना। जब थॉमसन ने भी खोज की तो इलेक्ट्रॉन था खाली, उन्होंने जो मॉडल दिया उसमें भी इलेक्ट्रॉन और धनावेश की बात की उन्होंने ओनली, नाभिक जैसा उन्होंने कुछ नहीं बोला था। तो यहाँ पर नाभिक के बारे में हमें किसने बताया, रदरफोर्ड ने बताया। और प्रश्न आता है कभी कभी कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की, तो वो रदरफोर्ड को ही उसका श्रेय जाता है, क्योंकि उन्हीं ने बताया कि धनावेश जो है वो एक सूक्ष्म आप बोलेंगे स्थान या बहुत कम वॉल्यूम को घेरे हुए है, और जो कि परमाणु के सेंटर में है, केंद्र में है, और उसी को उन्होंने नाभिक नाम दिया। Nearly all the mass of an atom resides in the nucleus. और उन्होंने क्या बोला कि परमाणु का जो पूरा द्रव्यमान है ना वो उसके केंद्र पर स्थित है, यानी परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वो उसके नाभिक का द्रव्यमान ही है। ओके, तो परमाणु के नाभिक का जो द्रव्यमान है वो परमाणु का द्रव्यमान, सिंपल सी बात। ओके, चलिए, और the electrons revolve around the nucleus in well defined orbits, ठीक है ना। उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन जो है आपके न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ओके, the size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom, ठीक है ना। जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत छोटा है, उसका आकार बहुत छोटा है पूरे परमाणु की तुलना में, यानी परमाणु बड़ा है, नाभिक छोटा होगा, सिंपल सी बात। ओके, चलिए अब निष्कर्ष क्या निकाला उन्होंने,
पहला पॉइंट लिखो, परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। पहली चीज, जब अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं इसका मतलब खाली है। दूसरा, परमाणु का धनावेश या परमाणु में धनावेश उसके केंद्र पर स्थित होता है, जिसे नाभिक नाम दिया गया। ठीक है, और परमाणु की तुलना में नाभिक बहुत छोटा होता है। ऑब्वियस सी बात है, आकार की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। परमाणु की तुलना में नाभिक बहुत छोटा होता है, या परमाणु की तुलना में नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, तो दो चीजों की स्थिति उन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दी थी। पहली, नाभिक की, कि नाभिक कहाँ है, आपका सेंटर है जो, वही नाभिक है, और उसी में क्या है, धनावेश है आपका यहाँ पर स्थित। ओके, दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के बाहर है। ओके, इस तरह से उन्होंने ये पॉइंट क्लियर कर दिया। देखो, अभी तक भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कोई पता नहीं है। ओके, चलिए नोट करिए। चलिए, क्योंकि यहाँ पर रदरफोर्ड ने उस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के बारे में बताया, देन इससे पहले एक एक्सपेरिमेंट होता है जो गोल्डस्टीन द्वारा किया जाता है, वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बात हुई थी कि कुछ ना कुछ एटम में ऐसा है जो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है ना, जिसके बेस पर बाद में थॉमसन ने भी बोला कि एटम आपका क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है। और देन यहाँ पर किसने बोला, फिर जब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने तो प्रूव ही कर दिया था कि नाभिक आपका कैसा होता है, धनावेशित होता है। फिर वो हाइड्रोजन के बारे में स्टडी करते हैं और हाइड्रोजन के नाभिक में देखते हैं तो उनको जो धनावेश दिखा उसको उन्होंने क्या बोला, प्रोटॉन नाम दिया। और उन्होंने बोला जैसा हाइड्रोजन का नाभिक है वैसे ही आपका सभी परमाणुओं के नाभिक में भी एक प्रोटॉन आपका विद्यमान है, प्रोटॉन विद्यमान है यानी कि। ठीक है ना, अब प्रोटॉन के डिस्कवरी का फिर श्रेय किसको जाता है, यहाँ पर रदरफोर्ड को ही जाता है। तो प्रोटॉन के बारे में भी खोज हो गई, इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, नाभिक यानी प्रोटॉन की फिर खोज हो गई, और उसके बाद होती है न्यूट्रॉन की खोज, जिसका श्रेय जाता है चैडविक को। फिर उन्होंने क्या किया, जब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ था तो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। बीच में एनोड रे एक्सपेरिमेंट भी आता है आपका रदरफोर्ड के ही द्वारा, जहां पर उन्होंने नाभिक के बारे में बताया। और ये इससे तो आपका कंक्लूजन निकला ही, जो उन्होंने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया। साथ ही जो एनोड रे एक्सपेरिमेंट था वहां पर प्रोटॉन की बात तो होती है। इस तरह से आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, लेकिन न्यूट्रॉन किसी भी एक्सपेरिमेंट में नहीं निकला क्योंकि वो उदासीन था। ठीक है ना, फिर जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की और तब देखा कि न्यूट्रॉन, क्योंकि हो क्या रहा था, अगर नाभिक का, यहां पर क्या निष्कर्ष निकला, यदि नाभिक का द्रव्यमान ही परमाणु का द्रव्यमान है, ठीक है, तो कई सारे एटम में ऐसा हो रहा था, कई सारे क्या, सभी एटम में, कि जब प्रोटॉनों की संख्या हम देख रहे थे और उसका द्रव्यमान हम देख रहे थे तो वो इक्वल नहीं आ रहा था, द्रव्यमान ज्यादा हो रहा था। समझो क्या कहा जा रहा है, कि कोई परमाणु है, इसमें सपोज 2 प्रोटॉन है। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ए कोई परमाणु है जिसमें आपके 2 प्रोटॉन है, और हमने क्या पढ़ा कि जो ए का द्रव्यमान है
बराबर ए के नाभिक का द्रव्यमान है, ठीक है। लेकिन ए का द्रव्यमान यहाँ पर 4 आ रहा है, पर ए के नाभिक में तो 2 ही है, ठीक है ना। तो इस 2 को 4 में बदलने के लिए हमें 2 और चीजें चाहिए। तो ये 2 क्या है, ये 2 कैसे पार्टिकल है, कौन सी चीजें, कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जो द्रव्यमान में तो अपना योगदान दे रहे हैं लेकिन उन पर आवेश किसी प्रकार का नहीं है। फिर चैडविक ने उसकी खोज की और उसको क्या नाम दिया, उसको न्यूट्रॉन नाम दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों समझ आपको आ गया होगा कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, किस प्रकार से प्रोटॉन की थी एंड देन न्यूट्रॉन की। हायर क्लासेस में आप बहुत अच्छे से उसको स्टडी करेंगे, उनके एक्सपेरिमेंट को, कैसे कैसा कौन सा आपका पार्टिकल निकला, ओके। तब तक पहले आप इसको नोट करिए अच्छे से, ये बता। चलिए अब यहाँ पर देखो, एक दो चीजें और समझिए। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है ना। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां क्या थी, अभी भी वो किस चीज को आपका बता नहीं पाया, ठीक है ना। तो क्या नहीं बता पाए थे उन्होंने, देखो उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके चारों ओर घूमता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन क्या है, आपका चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। ये आपका सपोज नाभिक है और इलेक्ट्रॉन आपका चार्ज पार्टिकल ये इसके अराउंड चक्कर लगा रहा है। तो जब आपका चार्ज पार्टिकल घूमेगा तो वो आपका एनर्जी को रेडिएट करेगा, एनर्जी को उत्सर्जित करेगा, ऊर्जा को बाहर निकालेगा ना। सिंपल सी बात समझ लो कि हम किसी पार्क में घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे हमारी क्या होगी, एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है ना। यानी हमारी ऊर्जा जो है, हमारे अंदर एनर्जी जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। जब वो कम होगी तो पहले हमने जो चक्कर लगाया था अब हम वो नहीं लगा पाएंगे, उससे छोटा लगाएंगे। इसी प्रकार से हमारा जो सर्कल है घूमने का वो छोटा होता जाएगा, एंड में ऐसा कुछ होगा कि हम लोग गिर जाएंगे जब हमारी एनर्जी सारी खत्म हो जाएगी, ओके। तो उसी प्रकार से उन्होंने, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रही हूँ, ऐसा उन्होंने देखा, उनके एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि अगर चार्ज पार्टिकल घूम रहा है तो घूमते घूमते एनर्जी को आपका रेडिएट करेगा, उत्सर्जित करेगा, और एक समय आएगा कि वो जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में गिर जाएगा। और इलेक्ट्रॉन अगर आपका नाभिक में गिर गया तो फिर तो परमाणु का कोई अस्तित्व ही नहीं है, और परमाणु का अस्तित्व नहीं है फिर तो कोई पदार्थ ही नहीं है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो घूमते समय ऐसा क्या हो रहा है कि परमाणु आपका अपने अस्तित्व को बनाए हुए है। He explained that the electrons is an atom revolve around the nucleus in well-defined orbits. Particles in a circular orbit would experience acceleration. ठीक है ना। वो क्या आपका फील करेंगे, यहाँ पर त्वरण आपका फील करेंगे, समझ रहे हो। अगर चार्ज पार्टिकल आपका घूम रहा है तो एक्सीलरेशन में जाएगा। Thus the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus, और लास्ट में कहाँ गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। But this cannot take place as the atom would be unstable and matter would not exist in the form we know, ओके ना। अगर ऐसा कुछ होता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो घूमते घूमते आपका नाभिक में गिर जाए, यानी नाभिक के पास आ जाए, और फिर आपका मैटर जो एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा, और उसकी अनस्टेबिलिटी के कारण मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, पदार्थ एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर तो कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ऐसा तो हमने कुछ देखा नहीं ने, हमने तो हर एक पदार्थ को देखा है कि वो एग्जिस्ट करता है ना। तो इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ये उनकी क्या थी, यहाँ पर कमी थी, ओके। चलिए इनको नोट करेंगे। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को बहुत अच्छे से समझा, और जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी खोज के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात की। आने वाले सेशन में हम कुछ और नए आपके मॉडल हो गया या फिर परमाणु की कुछ और नई बातों के बारे में सीखेंगे, और यहाँ तक आप चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे, और कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।